उस पे हम लोगों को विश्वास है कि चुनाव माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा रद्द किया जाएगा। 3 किशोर ने बिहार सरकार के मुखिया को भी गुमराह किया और 3 किशोर ने मिलकर बिहार सरकार की आरक्षण पॉलिसी को भी खराब किया और 3 किशोर ने मिलके अरबों रुपए की बर्बादी। बता दूं, 21 फरवरी सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पारित किया 4 महीने का, वो 20 जून को पूरा हो रहा है। आप 20 जून के पहले जितना टाइम लेना हो, तबीयत खराब करनी हो, एब्सेंट मारना हो, कर लीजिए, लेकिन माननीय उच्च न्यायालय इंसाफ देगी, हम लोगों को पूर्ण विश्वास है। बिहार नगर निकाय चुनाव 2022 चुनाव तो हो चुके हैं, रिजल्ट भी आ चुका है, नगर निगम के कार्य भी सुचारू रूप से शुरू हो चुके हैं और बिहार के जितने भी नगर निकाय हैं, नगर निगम हैं, सब पर जो विजेता है वो जीत कर अपने अपने पदों पर सुशोभित भी है। लेकिन बिहार में जो 2022 में नगर निकाय चुनाव हुए उस पर अभी भी एक सवाल बरकरार है और कहते हैं कि तलवार अभी भी उस पूरे चुनाव पर लटकी हुई है। डेडिकेटेड कमीशन, अति पिछड़ा वर्ग के राजनीतिक पिछड़ेपन के लिए जिस आयोग का गठन किया गया था और उस आयोग की रिपोर्ट पर बिहार सरकार ने अति पिछड़ा वर्ग में जो आरक्षण दिया था उस पर सवाल उठा और उस आयोग को ही गलत करार देने की बात हुई और उस मामले को अब पटना हाईकोर्ट में रखा गया है। पटना हाईकोर्ट इस मुद्दे को देख रहा है। नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार लाइव नाउ में। मैं मुकेश चौरसिया। आज इसी मुद्दे पर हम सीधे सीधे बात करेंगे। पहली तारीख हुई, पहली सुनवाई हुई और पहली सुनवाई में बहुत कुछ सामने निकल कर आया है। संजय केजरीवाल है हमारे साथ, वार्ड नंबर 20 मुजफ्फरपुर के वार्ड पार्षद हैं, साथ ही साथ जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता हैं। इनसे बात करेंगे। तो पहली सुनवाई हुई, पहली सुनवाई में क्या हुआ? आप शुरू से आपको देखा गया कि आप इस मामले में आपने रुचि रखा है, तो अभी जो सुनवाई हुई है 25 तारीख को, उसमें क्या निकल कर सामने आए? सबसे पहले तो मुकेश जी, आपके चैनल बिहार लाइव नाउ और आपको और आपके दर्शकों को ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं, नमस्कार। यह केस किसी व्यक्ति, किसी जाति, किसी समुदाय के खिलाफ नहीं। यह केस गलत सिस्टम के खिलाफ है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा 21 फरवरी को माननीय उच्च न्यायालय पटना में केस को 4 महीने समय की गाइडलाइन के साथ 9 बिंदुओं पे 9 बिंदु माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में इंगित किए। उस पे उच्च न्यायालय को यह निर्देश दिया, आप इस पे सुनवाई करके 4 महीने के अंदर आप अपना निर्णय सुनावें। आपने 25 तारीख के डेट को जो पूछा, उस दिन माननीय उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश आदरणीय सत्यव्रत वर्मा जी के इजलास पे यह केस की सुनवाई हुई दिन में 1 बजे। हमारे जो याचिकाकर्ता हैं हम लोगों के तरफ से सुनील यादव जी, हम लोगों के जो वकील हैं आदरणीय राहुल श्याम भंडारी जी, जो दिल्ली सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, हम लोगों का सुप्रीम कोर्ट में भी केस वही देखते हैं, तो वो पटना खुद आए थे उस केस के जिरह में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए। उन्होंने जब सारी बातें रखी, बिहार सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल आदरणीय पीके शाही जी ने पक्ष रखा। भरबल शब्द को ध्यान रखा जाएगा। माननीय उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश सत्यव्रत वर्मा जी ने भरबली बिहार सरकार के अटॉर्नी जनरल आदरणीय पीके शाही जी से मतलब
शब्दों के बाण, जिसको हम लोग कानूनी भाषा में कहें तल्ख टिप्पणी, उसमें आदरणीय न्यायाधीश ने यह शब्द कहा, गौर करने वाली चीज है कि आपने माननीय सर्वोच्च न्यायालय और माननीय उच्च न्यायालय के आदेश को पत्ते की तरह उड़ा दिया। बात को गौर करने की चीज। तत्पश्चात बिहार सरकार के विद्वान अधिवक्ता महोदय के द्वारा कहा गया कि हुजूर, हमने जो कमीशन बनाया वो 2006 में बना और पहले से ही वो कार्य कर रहा था और उसने जो है कार्य को अंजाम दिया। तो पुनः माननीय न्यायाधीश महोदय ने कहा कि वो तो नौकरी में आरक्षण और शिक्षण संस्थान में एडमिशन के लिए वो आपका आयोग है, डेडिकेटेड कमीशन कहाँ। ये तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है कि समर्पित आयोग डेडिकेटेड कमीशन का गठन करना है और उसका मूल कार्य होगा राजनीतिक पिछड़ापन, और वो भी प्रत्येक क्षेत्र वाइज। और उसके बाद माननीय न्यायाधीश ने हमारे विद्वान अधिवक्ता से कहा कि आप सारे डॉक्यूमेंट्स जमा करा दें और मुझे 5-6 दिन लगेंगे इसका अध्ययन करने में। और बिहार सरकार के विद्वान अधिवक्ता महोदय को उन्होंने कहा कि 1 तारीख को 12:30 बजे, 1 मई दिन में 12:30 बजे, चूंकि ये भरवल टिप्पणियां थी इसलिए ऑर्डर में इन टिप्पणियों की कोई जगह नहीं है, और 1 मई को सुनवाई होगी। मैं समझता हूं कि जिस प्रकार कई लोगों के अंदर, मुकेश जी, एक मतांतर यह है कि नीतीश सरकार ने गलत किया। मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूं। सरकार का मुखिया हर पहलू को नहीं देखता है, पदाधिकारी इस चीज को सरकार के मुखिया को बताते हैं और सरकार का मुखिया पदाधिकारी पे विश्वास करता है। तत्कालीन पदाधिकारी जो थे और तत्कालीन अटॉर्नी जनरल थे और तत्कालीन नगर विकास मंत्री, मैं आपको एक बहुत प्यारी सी बात पर्दे में कहूंगा, तो 3 किशोर ने बिहार सरकार के मुखिया को भी गुमराह किया और 3 किशोर ने मिलकर बिहार सरकार की आरक्षण पॉलिसी को भी खराब किया और 3 किशोर ने मिलके अरबों रुपए की बर्बादी, आम जनमानस जिन्होंने भी चुनाव में भागीदारी ली है, मैं समझता हूं कि 3 किशोर इसके पूर्ण रूपेण जवाबदेह हैं। आज की डेट में तीनों किशोर इस किए गए गुनाह की, मैं ये कहूं कि सजा पा चुके हैं। मुख्यमंत्री, पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर जी की भी बात कर रहे हैं आप, आनंद किशोर की बात कर रहे हैं तो ये पुराने जो एनडीए की जो, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, मैं अपने किशोर का, हाँ, मैंने कहा 3 किशोर ने हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री को गुमराह किया, और गुमराही नहीं किया, बिहार के 14 करोड़ वासियों के साथ गुनाह किया है। इन तीनों किशोर की जगह मैं नहीं समझता हूं कि किसी बिहारवासी के दिल में होगी। इन लोगों ने जघन्य अपराध किया है। चलिए, तो आप उस 25 तारीख को आप कोर्ट रूम में ही थे, आप मौजूद थे। देखिए, प्रत्यक्ष दर्शी कह लें आप, एक तरह से इनको गवाह कह सकते हैं, जो आपकी आंखों के सामने सारी चीजें हुई जो आपने कहा बरवली। हालांकि हमने भी आपको पहले बताया कि लतार लगाई हाईकोर्ट ने बिहार सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग को कि भाई आपने तो पत्ते की तरफ बात को उड़ा दिया, हमारे जो गाइडलाइंस थे सुप्रीम कोर्ट के, पटना हाई कोर्ट के, उसको भी आपने नहीं समझा।
पहली बार कहते हैं कि जब प्यार की शुरुआत होती है या किसी रिश्ते की शुरुआत होती है तो उसमें अगर मोहब्बत हो तो जीवन भर मोहब्बत चलता है, लेकिन पहली बार अगर नफरत और थोड़ी सी आक्रोश और गुस्सा हो तो आगे का रास्ता भी अच्छा नहीं होता। रुख उसी से हम लोग अख्तियार करते हैं और कुछ विश्लेषण करते हैं। ये जो पहली तारीख हुई और पहली तारीख में तल्ख टिप्पणी आती है हाईकोर्ट की तरफ से, चाहे वो वर्बली हो या लिखित हो, आगे क्या लग रहा है आपको? जो 1 मई को अगली तारीख दी गई है, क्योंकि अब समय बचा नहीं, महज मुझे लगता है कि 2 महीने और हैं 4 महीने पूरे होने में, इसीलिए जल्दी जल्दी तारीख दी जा रही है 1 मई को, तारीख जो आने वाली है। अब आपको क्या लग रहा है? आपने राहुल श्याम भंडारी जी से भी बात की होगी, आपकी बात सुनील जी से भी हमेशा होती है, कोर्ट का भी रुख आपने देख लिया, तो आगे आपको क्या लगता है कि 1 मई को क्या हो सकता है? देखिए, मतलब आपके प्रश्न पे थोड़ा सा पीछे जाना होगा। एक्चुअल में बिहार सरकार ने माननीय उच्च न्यायालय के 4 अक्टूबर को दिए गए निर्णय पर आपको जानकारी पुनः देनी होगी कि 4 अक्टूबर का निर्णय क्या था। तो 4 अक्टूबर का निर्णय ये था कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के गाइडलाइन के अनुसार आप एक्सट्रीमली बैकवर्ड डेडिकेटेड कमीशन का गठन करें, ट्रिपल टेस्ट का संधारण करें तो चुनाव कराएं, अन्यथा सामान्य पे चुनाव कराएं। उसके बाद बिहार सरकार 19 अक्टूबर को पुनः विचार याचिका दायर करती है। दिन के 11 बजे, शाम 3-4 बजते बजते पुनः विचार याचिका वापस ले लेती है। और उस समय के तत्कालीन अटॉर्नी जनरल आदरणीय विद्वान ललित किशोर जी के द्वारा और उस समय के तत्कालीन नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव आदरणीय आनंद किशोर जी के द्वारा यह कहा जाता है कि हम डेडिकेटेड कमीशन बना लिए हैं और हम जो है चुनाव हुजूर का जो गाइडलाइन है उस आधार पे करेंगे। अब डेडिकेटेड कमीशन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो कहा जाता है बनाने के लिए, उसका भी एक मापदंड है। मापदंड क्या है? रिटायर्ड आईएएस अफसर, रिटायर्ड आपके जज, रिटायर्ड आपके जनसंख्या विभाग से रिलेटेड सीनियर पदाधिकारी जो डायरेक्टर लेवल के होते हैं, वैसे व्यक्ति इस आयोग के सदस्य होंगे। आम सिविलियन से उनको मतलब नहीं होगा, राजनीतिक दल के वो कार्यकर्ता नहीं हो सकते हैं। और तब जाके उस आयोग को सर्वे करके अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को देनी है, राज्य सरकार चुनाव आयोग को देंगे, चुनाव आयोग जो है फिर मतलब माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत करेगा, तब माननीय उच्च न्यायालय उस पे आदेश जारी करेंगे कि आपकी रिपोर्ट सही है, आपका आयोग के द्वारा किया गया कृत्य सही है, आप चुनाव करा सकते हैं। जैसा कि अभी उत्तर प्रदेश में ये सारी प्रक्रिया जो मैं बता रहा हूँ ये उत्तर प्रदेश में संपन्न हुई। हम लोगों से दुगुना बड़ा राज्य है, हमारा 40 लोकसभा है, वो 80 लोकसभा है, ये समझने की जरूरत है। अब 19 अक्टूबर को इन्होंने जो डेडिकेटेड कमीशन तथा कथित डेडिकेटेड कमीशन बनाया, उसमें 5 राजनीतिक कार्यकर्ता को बना दिया। उनको एक तो गाइडलाइन के विपरीत यह काम किया। 28 दिन के अंदर उन्होंने रिपोर्ट भी सौंप दी, मतलब 256 जगह का रिपोर्ट भी सौंप दिया। इस बीच हम लोगों ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में इस बात की प्रार्थना की थी कि जो बिहार सरकार ने जो डेडिकेटेड तथा कथित डेडिकेटेड कमीशन बनाया है वह आपके निर्देशानुसार नहीं है।
28 नवंबर के दिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार सरकार द्वारा गठित तथाकथित डेडिकेटेड कमीशन को अयोग्य करार दिया। एक चूंकि ऑर्डर आज निकलता है, आज कहा जाता है, ये आप भी जानते हैं, लेकिन आज कोई भी न्यायालय में डिसीजन हाकिम अपने भरवल अंदाज में बोलते हैं, उनके जो असिस्टेंट होते हैं वो फिर टाइप करते हैं, 1 से 2 दिन उस ऑर्डर को निकलने में लग जाता है। तो मैं आपको उस समय इसीलिए ले जाना चाह रहा था पूर्व में आपके प्रश्न के ऊपर कि 28 नवंबर को माननीय न्यायाधीश से, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश से मतलब जैसे कहा गया कि हम अयोग्य करार देते हैं, टाइपिंग एरर हो गया कि अति पिछड़ा आयोग। अब उस समय आपको याद होगा हमारे बिहार के 2 बड़े नेता आदरणीय राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह जी और आदरणीय सुशील मोदी जी के द्वारा आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से एक वाक युद्ध भी चला था कि सुशील मोदी जी ने कहा भी था कि चुनाव में कोई भाग न ले, पैसे की बर्बादी है, सुप्रीम कोर्ट ने आयोग को ही रद्द कर दिया है। तत्कालीन उस समय राजीव रंजन जी के द्वारा यह कहा गया कि नहीं, यह एक्सट्रीमली बैकवर्ड डेडिकेटेड कमीशन के लिए नहीं है, मतलब यह जो है मतलब अति पिछड़ा आयोग जो 2006 में बना था उसके लिए है। इस बात का संज्ञान जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के जेहन में आया, उन्होंने तुरंत 30 नवंबर को उसको करेक्ट करते हुए एक्सट्रीमली बैकवर्ड डेडिकेटेड कमीशन टाइप सुधार करवा दिया और उस पर हस्ताक्षर कर दिया। इस बात की भनक लगते ही यहाँ चुनाव की घोषणा आनन फानन में चुनाव की घोषणा की गई। तो सुप्रीम कोर्ट में जब हम लोग सुनवाई के लिए गए तो सुप्रीम कोर्ट मामला समझने की जरूरत यह है कि बिहार सरकार ने माननीय उच्च न्यायालय को गुमराह किया और माननीय उच्च न्यायालय हमारे बिहार राज्य का न्याय का सबसे बड़ा मंदिर है। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माननीय उच्च न्यायालय को कहा कि आपके आदेश की अवहेलना की है बिहार सरकार ने। क्या आपने जो 4 अक्टूबर को आदेश पारित किया, क्या उस पर खरा उतरी बिहार सरकार? क्या 19 अक्टूबर को जो आपने आदेश पारित किया, क्या उस पर खरा उतरी बिहार सरकार? अब लड़ाई सुनील यादव, संजय केजरीवाल या हम लोगों के साथ कई साथी जुटे हुए हैं। अब लड़ाई हमारी नहीं है, अब लड़ाई राज्य सरकार के गलत जो मोटिवेट 3 किशोर के द्वारा किया गया था और माननीय न्यायालय के बीच है। न्यायालय के आदेश का आपने अवमानना किया है। जिस डेडिकेटेड कमीशन को उन्होंने अयोग्य ठहराया, उन्हीं की रिपोर्ट पे आपने चुनाव करा दिया। जो नॉमिनेशन सितंबर में हुआ था, उसी नॉमिनेशन पे आपने चुनाव करा दिया। इसका मतलब माननीय उच्च न्यायालय 4 अक्टूबर को गलत था क्या? 19 अक्टूबर को गलत था क्या? ये मतलब आईने की तरह यह केस है। मैं यूं कहूं कि वेंटिलेटर पे एक पेशेंट लेटा हुआ है और उसके विषय में डॉक्टर यही कह रहे हैं कि वेंटिलेटर पे है, लेकिन वेंटिलेटर मैं हटाऊंगा तो 15 मिनट के अंदर इनकी मृत्यु हो जाएगी। तो यह केस उस स्थिति में है कि वेंटिलेटर पे। कितने लोगों का मानना है कि 21 फरवरी को जो सुप्रीम कोर्ट ने केस को ट्रांसफ़र किया, तो लोग कह रहे हैं कि अगर फैसला सुनाना होता या वैसी कोई बात होती, हमारे कमेंट में भी लोगों ने यूट्यूब पर किया है कि डर खत्म हो गया, कुछ नहीं, अगर होना होता तो सुप्रीम कोर्ट में हो जाता, सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफ़र ही नहीं करती मामले को हाई कोर्ट में। बहुत सुंदर प्रश्न है आपका। एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखिए, न्यायपालिका एक हायरार्की है। हम जब कोई केस करते हैं तो लोअर कोर्ट में करते हैं, लोअर कोर्ट से फिर हम सेशन कोर्ट में जाते हैं, फिर हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाते हैं, फिर उसके बाद हाई कोर्ट जाते हैं, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। हमारा केस कहाँ किया हुआ था? हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट
में जब हमको शुरुआत में दिक्कत आई थी तो हम सुप्रीम कोर्ट गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने ही पटना उच्च न्यायालय को यह निर्देश दिया था कि 23 तारीख तक आप सुनवाई करके इस पर निर्णय दें, 23 सितंबर तक। आपको याद होगा, आपको यह भी याद होगा कि लगातार उस समय 2-3 दिन सुनवाई चली थी, 22, 23, 24। उसके बाद ऑर्डर रिजर्व रख लिया गया था। और आपको यह भी याद दिला दूं कि माता रानी दशहरे के पीरियड में नवमी के दिन, जबकि कोर्ट विधिवत बंद रहते हैं, माननीय उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश साहब के द्वारा 4 अक्टूबर को कोर्ट खुलवा के यह आदेश पारित किया गया था। और उस समय भी उनकी एक तल्ख टिप्पणी थी कि मैं 3 दिन से सोया नहीं। मतलब मैं आपको बताया ना, इन 3 किशोर बंधुओं ने जो गुनाह किया है वो माफ़ी के लायक नहीं है। और मैं आपको आज एक चीज़ और क्लियर कर दूं मुकेश जी, कई लोग कहते हैं कि हमारे विषय में भी ये आरक्षण विरोधी है। मैं बात ओबीसी की करता हूँ, ओबीसी में ही ईबीसी भी आता है। मैं आरक्षण विरोधी, मेरे ऊपर कुछ विरोधी तगमा लगाते हैं। मैं वैश्य समाज से आता हूँ। वैश्य समाज में 56 उपजाति हैं, उसमें 2 या 3 को इसका लाभ है चुनाव लड़ने का, जबकि 56 के 56 ओबीसी में आते हैं। और फिर नेशनल सूची में ईबीसी कोई शब्द है तो हमको बता दीजिए। नहीं है। नगर निगम नियमावली मैं आपको देता हूं, आप नगर निगम नियमावली 2007 में कहीं ईबीसी है तो बता दीजिए हमको। ओबीसी है। मेरा कहना है आरक्षण जो 20% का आरक्षण है ओबीसी के लिए, आप 20% आरक्षण ओबीसी को दीजिए। महापौर पद आरक्षित होता है, उप महापौर पद भी आरक्षित नहीं होता है। 2002 से लेके 2017 तक जो 4 चुनाव हुए, इन चारों चुनाव में मुकेश जी उप महापौर बिहार राज्य में भी आरक्षित नहीं था। टिल टुडे बिहार राज्य को 2022 के चुनाव को आप छोड़ दीजिए, तो पूरे हिंदुस्तान में मैंने सर्वे किया और जानकारी एकत्रित की, पूरे हिंदुस्तान में कहीं उप महापौर पद पे आरक्षण नहीं है। तो मैं इसीलिए बार बार फिर कहूँगा, 3 किशोर की नादानी लापरवाही के कारण हमारे बिहार सरकार की भी किरकिरी हुई है और आज 14 करोड़ जनता के साथ गुनाह हुआ है। और न्याय के मंदिर से न्याय की आशा है, पूर्ण विश्वास के साथ न्याय की आशा है, हम लोगों को इंसाफ मिलेगा। हम ओबीसी 20% की बात करते हैं और उसमें भी जो राजनीतिक पिछड़ापन है, ट्रिपल टेस्ट राजनीतिक पिछड़ेपन की बात करता है, ट्रिपल टेस्ट शैक्षणिक और आर्थिक पिछड़ेपन की बात नहीं करता है। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी सोच समझ के डेडिकेटेड कमीशन गठन करना और उसका आधार ट्रिपल टेस्ट, कि जिस ओबीसी जाति में राजनीतिक पिछड़ापन है, जिनके कोई व्यक्ति कभी पार्षद नहीं बने, महापौर नहीं बने, उप महापौर नहीं बने, विधायक नहीं बने, सांसद नहीं बने, उनको आरक्षण दिया जाए। ये तो बड़ी अच्छी बात है कि समाज के अंतिम उस पायदान के व्यक्ति को आरक्षण के लाभ के तहत जन सेवा करने का मौका मिलेगा। जो अभी पैसे की धमा चौकड़ी के बीच वो तबका जो चुनाव नहीं लड़ पाता है, उसको मौका मिलेगा। तो मैंने आपको जितनी बातें बताई, मैं समझता हूँ कि कहीं जगह ही नहीं है किसी मुगालते में रहने की। यकीन मानिए 1 मई को हो सकता है जिरह हो, 1 हफ्ता और बढ़ जाए, लेकिन वही है, वेंटिलेटर पे यह केस है। अच्छा, जल्दी जल्दी से अब ये बात करेंगे कि अगर कोर्ट ये कह देती है, क्योंकि मामला तो ये है कि डेडिकेटेड कमीशन को लेकर है, कोर्ट का अगर फैसला निगेटिव आता है तो कोर्ट कहेगी कि हाँ ठीक है, हम नहीं मानते हैं कि ये डेडिकेटेड कमीशन है, उसके बाद क्या होगा? नहीं तो आप
सुप्रीम कोर्ट ने, आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने तो 28 नवंबर को आदेश ही दे दिया ना वो तो कह कि दिया। डेडिकेटेड कमीशन आपका है ही नहीं। ये प्रश्न तो वहीं पे खत्म हो जाता है आपका। नहीं नहीं, तो फिर पटना हाई कोर्ट को भी वही करना है। पटना हाई कोर्ट को फैसला सुनाना है, तो पटना हाई कोर्ट भी तो यही कहेगी कि ठीक है, डेडिकेटेड कमीशन नहीं है, तो आप लोग जो पिटिशनर हैं उनकी जीत हो जाएगी, बिहार सरकार की हार हो जाएगी, चुनाव आयोग की हार होगी एक तरह से। फिर होगा क्या? न पिटिशनर की जीत होगी, न बिहार सरकार की हार होगी। यह जीत ओबीसी 20% की होगी, जिसमें हमारे माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री भी आते हैं और माननीय उप मुख्यमंत्री भी आते हैं। यह तमाम बिहार वासियों की जीत है। 2005 के पहले का जो ओबीसी था, उस ओबीसी की जीत होगी। नहीं तो होगा क्या? इसके बाद क्या चुनाव रद्द हो जाएगा? ऑटोमेटिक जो चीज मतलब गलत हुआ है तो उसको तो सजा मिलनी है ना। आज मैं अगर कोई गलत करूंगा, कोई अपराध आईपीसी की धारा के वैसा दंडनीय मैंने कोई अपराध अगर किया है, मुझे तो सजा मिलनी है। चुनाव रद्द होना यह एक स्वाभाविक आदेश हम लोगों को आशा है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा हम लोगों को इंसाफ मिलेगा। जो आरक्षित सीटें हैं उस पे हम लोगों को विश्वास है कि चुनाव माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा रद्द किया जाएगा। और अगर बिहार सरकार यह शपथ पत्र के साथ, जैसा मुझे लगता है, मैं उतना बड़ा विद्वान नहीं हूँ, लेकिन मेरी भी भावना है कि बिहार सरकार इस बात का प्रे करे कि हम आपके निर्देशानुसार एक्सट्रीमली बैकवर्ड डेडिकेटेड कमीशन का गठन करके हम 2 महीना 3 महीना के अंदर हम चुनाव करा लेते हैं। हमारी भावना है 20% जो आरक्षण की पॉलिसी ओबीसी के लिए है, हमारे किसी भाई को, ओबीसी वाले को उसका लाभ मिले। उसमें भी जो राजनीतिक पिछड़ेपन है, संजय केजरीवाल की भावना नहीं है कि संजय केजरीवाल, मैं अपने लिए, मैं जीता हुआ पार्षद हूं, आप जानते हैं मुकेश जी, फिर भी मैं लड़ाई लड़ रहा हूं। सुनील यादव जी 5 टर्म से लगातार जीत रहे हैं, वो लड़ाई लड़ रहे हैं। कई लोग ये भी कहते हैं कि हारे हुए पार्षद ये लोग केस में इंटरेस्ट ले रहे हैं। ये केस क्या सुनील यादव को मेयर का चुनाव लड़ना है क्या? संजय केजरीवाल कोई मेयर के चुनाव लड़ने के लिए बात कर रहा है? ये चुनाव 20% ओबीसी, उस 20% में ईबीसी भी आते हैं। जब आरक्षण का लाभ मिलेगा, आप लड़िए ना भाई। आज कहीं पे सामान्य सीट होती है तो वहां क्या हमारे वाल्मीकि समाज के लोग नहीं लड़ सकते हैं, कि हमारे ओबीसी समाज के लोग नहीं लड़ सकते हैं, या अग्रे समाज के लोग नहीं लड़ सकते हैं, या महिला नहीं लड़ सकती है? सब कोई लड़ सकते हैं। तो जब ओबीसी के लिए आरक्षण होगा तो ओबीसी में जितनी जातियां आती हैं लड़े, सबके लिए लड़े, आप भी लड़िए। चलिए, तो देखिए, पटना वार्ड नंबर 10 से सुनील यादव जी आते हैं और मुजफ्फरपुर वार्ड नंबर 20 से संजय केजरीवाल आते हैं। डबल का, और आप दोनों ने, और इन दोनों का नाम इस मुद्दे को लेकर काफी हाईलाइटेड रहता है, चाहे सुनील यादव हो या संजय केजरीवाल हो। इन्होंने भी पिटिशन फाइल किया था, और भी कई अन्य लोग हैं, जैसे सहरसा से श्री नारायण सिंह है, वो भी पिटिशनर हैं। तो मोतिहारी से भोला जी हैं, मोतिहारी से भोला जी हैं, निहाल साहब हैं, रंजीत जी रक्सौल से हैं, कई साथी हैं, महुआ के, सुगौली के, मतलब आरा मेयर साहब, हम लोग के तिवारी बाबा, सभी लोग, आप सबका केस कंबाइन कर दिया गया है। मतलब देखिए, आप जैसे पिछली बार हम लोग अलग अलग केस फाइल किए थे जब माननीय उच्च न्यायालय में, तो 13 पिटीशन दायर हुए थे और 32 आदमी उसमें इन्वॉल्व थे। लेकिन होता क्या है, उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में किसी एक बिंदु पे अगर आप 100 पिटिशनर भी होंगे तो वो 100 एक जगह टैग हो जाता है। तो हम लोगों ने फिर यह विचार किया कि क्यों हम लोग अलग अलग जैसे बंट के इस लड़ाई को लड़े, हम लोग एक जगह सुनील यादव जी के नेतृत्व में हम लोग इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। और
न्याय के मंदिर से न्याय मिलता है। ये हिंदुस्तान की संस्कृति है कि आज तक हिंदुस्तान में यही देखा गया है कि न्याय के मंदिर में जब जाओ तो न्याय पाओ। तो हम न्याय पाने के लिए, और हम 20% की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम ओबीसी की लड़ाई लड़ रहे हैं। ओबीसी में सभी लोग आते हैं। और मैं तो सबसे बढ़िया आपको मुकेश जी कहूँगा कि यूपी सरकार ने अक्षरशः बिहार के इसी गलतियों से सबक लेते हुए वो सारे काम किए हैं। आप कुछ डाटा और इकट्ठा करना हो तो आप कर लीजिएगा। कानपुर मेयर कभी आज तक सामान्य की ओर नहीं गया था। देश आजादी के बाद से, जब से महापौर बना, निगम बना, तब से चल रहा था आरक्षण। ये राजनेताओं की एक वोट बैंक की राजनीति का कुचक्र चाल था, जिसमें बड़े पदाधिकारी भी इन्वॉल्व होते थे। आज आप कानपुर का आरक्षण सूची उठा के देख लीजिए, आज आप लखनऊ का आरक्षण सूची उठा के देख लीजिए। चूंकि वहाँ भी यूपी सरकार ने पहले आरक्षण रोस्टर निकाल दिया था, और बिहार से सबक लेते हुए जब वहाँ इलाहाबाद कोर्ट में जब याचिका दायर हुई, और उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार जब ट्रिपल टेस्ट का वहाँ संधारण हुआ, डेडिकेटेड कमीशन बना, वहाँ के डेडिकेटेड कमीशन को मैं आपको व्हाट्सएप पे भेज देता हूँ, आप देखिएगा। रिटायर्ड IAS अफसर हैं, रिटायर्ड जज हैं, और उन लोगों ने जो रिपोर्ट सबमिट की, पहले राज्य सरकार को दिया, फिर राज्य सरकार ने आयोग को दिया, आयोग ने कोर्ट में दाखिल किया, कोर्ट के आदेशानुसार फिर वहाँ की कैबिनेट ने भी मोहर लगा दी। मैं समझता हूँ गलतियाँ इंसान से होती हैं, गलतियों को ढोने की ज़रूरत नहीं है, गलतियों को सुधारने की ज़रूरत है। आज भी मैं आपके माध्यम से अभी अपने यशस्वी मुख्यमंत्री और यशस्वी उप मुख्यमंत्री से भी यह निवेदन करूँगा कि आप कम से कम अब भी जो गलती पूर्व के 3 किशोर ने की है, उससे मुक्ति पाते हुए आप नए सिरे से 20% ओबीसी की लड़ाई को माला पहनाने का काम कीजिए। हम लोग सब आपके नेतृत्व में, आपके साथ हर कदम पे चलने को तैयार हैं। चलिए, तो देखिए, तलवार जो हम हमेशा कह रहे हैं लटकी हुई, कुछ लोगों को नुकसान तो होगा जो भी पद पर हैं। अगर चुनाव रद्द हो जाता है तो जितने भी अभी वर्तमान हैं वो न पूर्व के रहेंगे न वर्तमान के रहेंगे, वो एक सामान्य हो जाएंगे, सामान्य उम्मीदवार बन के रह जाएंगे। अगर चुनाव रद्द होता है तो दुख की बात उनके लिए हो सकती है, डर लग सकता है। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि 21 फरवरी को जो सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट ट्रांसफ़र किया, उसके बाद हमारा डर ख़त्म हो गया। तो हम उनके लिए ख़ास तौर पर ये कह रहे हैं कि डरना लाजमी है, क्योंकि पहली सुनवाई में ऐसा हुआ। अब अगली सुनवाई 1 मई को है, उसके बाद फिर सुनवाई हो सकती है। हो सकता है कि जजेस के बेंचेस बदलें और 2 जज भी हो सकते हैं। एक उस दिन बात हुई थी जो मैं बताना भूल गया, माफ़ी के साथ। बिहार सरकार के अटॉर्नी जनरल प्रशांत किशोर शाही, आदरणीय विद्वान PK शाही जी ने कहा कि यह डबल बेंच का मामला है। तो हमारे विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि हुजूर, हमें किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है, हमें तो न्याय चाहिए। तो अभी सिंगल बेंच में हो सकता है बिहार सरकार के अधिवक्ता फिर उस दिन प्रे करें, लेकिन आपको एक गाइडलाइन बता दूं, 21 फरवरी सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पारित किया 4 महीने का, वो 20 जून को पूरा हो रहा है। आप 20 जून के पहले जितना टाइम लेना हो, तबीयत खराब करनी हो, एब्सेंट मारना हो, कर लीजिए, लेकिन माननीय उच्च न्यायालय इंसाफ देगी, हम लोगों को पूर्ण विश्वास है। चलिए, तो इंसाफ देगी और न्यायालय पर लोगों को भरोसा होता है। ख़ास तौर पर अगर हिंदुस्तान की न्यायिक व्यवस्था की बात करें, हिंदुस्तान के न्यायालयों पर बात करें, तो आम जनता को अभी भी न्यायालयों पर पूरा भरोसा है, उसके फैसले पर पूरा भरोसा है और लोग आखिरी फैसला मानते हैं। पटना हाई कोर्ट का क्या फैसला आएगा वो तो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन अभी जो वर्तमान स्थिति है उसको अगर आप देखें और वर्तमान में जो लोग हैं जो नगर निगम की राजनीति कर रहे हैं, उनके लिए भी ये सामान्य समय तो नहीं है, डरने की बात ज़रूर है।
आगे भी बने रहिए बिहार लाइव नाउ के साथ। इस खबर पर हम आगे भी आपको अपडेट देंगे। तब तक के लिए मुझे मुकेश चौरसिया को मेरे सहयोगी मुकेश ठाकुर के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार। इस शो की प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर।